Good morning, everybody. You are all welcome on the online platform of Bhavna Institute of Science. Let's read the next chapter of the book Flamingo, Rat Trap. The Rat Trap. About the author. सबसे पहले I want to introduce about the author, Selma Lagerlöf, born in 1858 and died in 1940, was a Swedish writer. यानी कि इसके जो ऑथर हैं वो स्वीडिश राइटर थे. Whose stories have been translated into many languages, जिनकी कहानियां जो है वो कई भाषाओं के अंदर अनुवाद की गई है. A universal theme runs through all of them. यानी कि उनके द्वारा जितनी भी स्टोरीज लिखी गई है उनमें यूनिवर्सल थीम्स जो है वो बताई गई है. यानी यूनिवर्सल थीम रन से चलती है, यानी सार्वभौम विषय वस्तु. I believe that ऐसा ये विश्वास माना जाता है कि the essential goodness in a human being, यानी कि मनुष्य में आवश्यक जो अच्छाइयां होती है, can be awakened, उन अच्छाइयों को जो है वो जागृत किया जा सकता है through understanding and love. यानी कि इंसान के अंदर जो गुडनेस होती है इसेंशियल, उन्हें किस तरीके से जागृत किया जा सकता है? थ्रू द अंडरस्टैंडिंग एंड लव, समझ और प्रेम के द्वारा. दिस स्टोरी इज सेट एमिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन, यानी कि ये कहानियां स्वीडन की जो माइंस है उसके बीच में बताई गई है. रिच इन आयरन और, जो कि स्वीडिश की वो माइंस जो है वो आयरन और के अंदर रिच है, संपन्न है, समृद्ध है. आयरन और यानी लो अयस्क. विच फिगर lives in the history and legends of that country, जो कि उस देश के इतिहास में एंड लेजेंड्स के रूप में जानी जाती है. द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ फेरी टेल, यानी कि ये कहानी एक फेरी टेल के मैनर के रूप में बताई गई है. फेरी टेल यानी कि परियों की कहानी. नेक्स्ट. Once upon a time there was a man who went around selling small red traps of wire. Small red traps. Red traps means चूहेदानियां of wire. Wire in metal या तार से बनी हुई. यानी कि एक बार एक आदमी था जो कि अपनी तार से बनी हुई चूहेदानियां बना करके बेचता रहता था. He made them himself, और उन रेड ट्रैप को वो स्वयं बनाता था. एट ऑर्डर यानी ओकेशनली, यानी जब तक. फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग, यानी उस मटेरियल से या उस सामग्री से जो कि वह बेग करके प्राप्त करता था. बेगिंग यानी आस्किंग ऑल, यानी भिक्षा में जो प्राप्त होता था. इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, स्टोर्स और बड़े बड़े जो फार्म्स होते थे वहां से उसे ये मटेरियल प्राप्त हो जाता था. और जब तक उसकी इच्छा होती थी वह इन रेड ट्रैप्स को बना देता था. बट इवन सो, लेकिन फिर भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन फिर भी उसका जो ये बिजनेस था, व्यवसाय, विशेष रूप से लाभकारी नहीं था. सो ही हैड टू रिजॉर्ट, इसलिए उन्हें यह मतलब वो सपोर्ट प्राप्त करता रहा. टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थ्योरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी कि उसने दोनों कार्य अपने आप को सपोर्ट देने के लिए, टू रिजॉर्ट यानी सपोर्ट प्रदान या सहारा प्रदान करने के लिए उसने दोनों कार्य जो है वो जारी रखे. बेगिंग करने का और पेटी. पेटी यानी होता है छोटी मोटी थ्योरी यानी चोरी करके. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है टू मेक बोथ एंड मीट्स, यानी अपनी आजीविका चलाने के लिए या अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वह थोड़ी सी चोरी भी करता था और चूहेदानी भी बेचा करता था. इवन सो, फिर भी हिज क्लॉथ्स वर इन रैक्स. रैक्स यानी फटे हुए. हिज चीक्स वर संकन, और उसके गाल जो है वो अंदर की तरफ धंसे हुए थे. संकन यानी करवेड इनवार्ड. अंदर की तरफ धंसे हुए थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज,
और उसकी आंखों से ये प्रतीत होता था कि वह व्यक्ति बहुत ही भूख से पीड़ित है। ग्लिम्ड यानी दिखाई देती थी या चमकती हुई दिखाई देती थी कि यह आदमी भूखा है, गरीब है। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई भी इसके बारे में ये कल्पना नहीं कर सकता था कि हाउ सैड, कितना दुखद, एंड मोनोटोनस यानी बोरिंग लाइफ उसका जो था, उसके बारे में कोई आदमी जो है कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक भिखारी का जो जीवन है वो कितना दुखद या उदास भरा और बोरिंग होता है। लाइफ कैन appear to such a vagabond यानी होमलेस वांडरर यानी घुमक्कड़, हु प्लॉट्स जो कि अपनी यात्रा करता था, प्लॉट्स यानी यात्रा करना, अलोंग द रोड सड़क के किनारे, लेफ्ट हिज ओन मेडिटेशन यानी उसने अपने स्वयं के चिंतन के बारे में विचार करना छोड़ दिया था। मेडिटेशन का मतलब होता है थिंक डीपली यानी सोचना। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन अचानक ये आदमी स्वयं उस विचारों की कतार में या पंक्ति में गिर गया था, which really seemed to him entertaining, जो कि वास्तव में उसे amusing प्रतीत हुई थी। Entertaining means amusing यानी मनोरंजनकारी। He had naturally been thinking of his rat traps यानी कि वह स्वाभाविक रूप से अपनी चूहेदानियों के बारे में सोचता था। Well, suddenly he was struck by the idea, अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया था that he the वर्ल्ड अबाउट हिम यानी कि अचानक उसके दिमाग में ये विचार आ गया कि ये संसार की सारी चीजें जो है वो इंसान को ल्यूर करने के लिए होती है। ल्यूर मीन्स होता है ललचाना, LURE, या इसको अपन बैट भी बोल सकते हैं। बैट का मतलब ऐसे होता है चारा, यानी कि इंसानों को ललचाने की वस्तु है। जैसे कि एक रेट होता है और उसको उस रेड ट्रैप के अंदर जो है कुछ पदार्थ या जैसे कि चीज है या राइट्स ऑफ चीज और पोर्क वगैरह जो है वो रखा जाता है उसको टेम्प्ट करने के लिए, और वह उसके प्रति टेम्प्ट हो जाता है और वह उस रेड ट्रैप के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जो ही अंदर प्रवेश करता है उस रेड ट्रैप का जो गेट होता है वो बंद हो जाता है। यानी कि उससे एक दिन इसके दिमाग में ये विचार आया कि ये संसार कुछ नहीं है बल्कि यह एक बिग रेड ट्रैप है, बड़ी सी चूहेदानी है। तो उसने क्या बोला, द वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सी, यानी कि ये सारी पृथ्वी, इसकी जमीनें, इसके समुद्र, सिटीज, शहर एंड विलेज वाज नथिंग, ये कुछ नहीं था, बट अ बिग रेड ट्रैप, ये एक बड़ी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पसेस, यानी कि इसका अस्तित्व जो है वो किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। देन टू सेट बेड्स फॉर पीपल, इसका एकमात्र उद्देश्य या मकसद है लोगों को ललचाने का, बेड्स रखने का। इट ऑफर, और ये सारी चीजें क्या प्रस्तुत करती है, रिचेज यानी संपत्तियां या लग्जरीज एंड जॉयज और खुशियां, शेल्टर, आश्रय एंड फूड, भोजन, हीट गर्मी एंड क्लॉथिंग, यानी कि हर चीज जो है इंसान को ललचाती है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड, ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक चूहेदानी जो है वो ऑफर्ड चीज एंड पोर्क यानी पनीर और सुअर के मांस के टुकड़े, एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, और जितना जल्दी कोई भी व्यक्ति अपने आप को ललचाता है या ललचाता था, टू टच द बैट, उस लालच रूपी वस्तु को छूने की, इट क्लोज इन ऑन हिम, और वह वस्तु उसे बंद कर देती, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उस इंसान के लिए सब कुछ समाप्त हो जाता था। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, यानी कि राइटर जो है उसमें ये बताते हैं कि ये दुनिया भी या ये संसार कभी उस फेरी वाले के लिए या उस पेडलर के लिए कभी दया का भाव नहीं रहा था उसके प्रति किसी का। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, इसलिए इस संसार ने इसे अनवांटेड जॉय प्रदान किया। अनवांटेड मीन्स होता है अनयूजुअल यानी अस्वाभाविक, जॉय टू थिंक इल, यानी कि इस वजह से वो बुरा सोचने को मजबूर हो गया ऑफ इट, इस संसार के बारे में। इन दिस वे
इस तरीके से, यानी कि संसार ने उसको कुछ नहीं दिया, कभी भी इसके प्रति दया का भाव नहीं आया, इसलिए इसे अनयूजुअल जॉय मिला और इस वजह से वह इस दुनिया के बारे में या इस संसार के बारे में बुरा सोचना शुरू हो गया था। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, यानी कि यह इसके लिए चेरिश्ड मीन्स होता है डिजायर, जिसका मतलब होता है इच्छित, और पास टाइम्स मीन्स होता है हॉबी। वैसे हॉबी का मतलब होता है अभिचर्या या दिनचर्या, लेकिन यहाँ मनोरंजन होगा। ड्यूरिंग मैनी ड्रीयरी, यानी कि वो जिस समय रेड टेप बेचने के लिए जाता था तो कई ड्रीयरी यानी डल नीरस यात्राएं जो है वो उसे करनी पड़ती थी। प्लॉडिंग्स यानी ट्रेवलिंग, टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचते हुए ही न्यू, वो जानता था, who had let themselves be caught in the dangerous snare, कि इंसान जो है इन लालच रूपी वस्तुओं में फंस जाता है और अपने आप को इस खतरनाक जाल के अंदर क्या कर देता है, फंसा देता है। स्नेयर यानी जाल। एंड ऑफ अदर्स, और दूसरों के लिए, who were still circling round the bed, और दूसरे इंसान जो है, यानी कि जो इंसान उस लालच की वस्तु को पकड़ने के लिए गए वो उस जाल के अंदर फंस गए, और कुछ जो है अभी भी ललचा रहे हैं, तो कि वह लालच रूपी वस्तु जो होती है उसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर काटते ही रहते हैं। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, चूहेदानी बेचते बेचते एक दिन क्या हुआ, शाम के समय, one dark evening as he was trudging along the road, trudging यानी walking slowly due to tiredness, trudging means walking slowly due to tiredness, यानी थकावट के कारण वो धीरे धीरे चल रहा था। इधर से अंधेरा छाने लग गया था। along the road, सड़क के किनारे, he caught sight, उसने देखा, a little, एक छोटा सा, ग्रे मीन्स वैसे स्लेटी होता है, यहाँ ओल्ड होगा, कॉटेज यानी स्मॉल हाउस यानी छोटा सा घर। तो जिस समय वह शाम के समय अत्यधिक थका हुआ धीरे धीरे सड़क के किनारे चल रहा था, तो उसे किनारे पर एक पुराना छोटा सा घर दिखाई दिया, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे पर। एंड ही knocked on the door to ask shelter, उसने सोचा वैसे ही अंधेरा हो रहा है तो क्यों ना आज का आश्रय या आज का रात्रि विश्राम जो है वो इसी घर में लिया जाए। इसलिए उसने उस घर का जो दरवाजा था उसको नॉक किया, मतलब उसको खटखटाया। टू आस्क शेल्टर यानी शरण लेने के लिए या रात्रि विश्राम के लिए, फॉर द नाइट, रात्रि के लिए। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, ना तो उसने इनकार किया, इंस्टेड ऑफ साउर फेसेज यानी नॉट शोइंग प्लीजेंट यानी किसी प्रकार का आनंद दिखाना, नहीं दिखाना। अक्सर क्या होता था, जहां कहीं भी वो फेरी वाला जाता था या भिखारी जहां जाता था, चूहेदानी वाला, लोग उसके सामने अपनी भौहें तान करके खड़े हो जाते थे, उससे डांट करके भगा दिया जाता था। लेकिन आज जब वह इस घर में गया है तो उसने अपना कड़वाहट भरा चेहरा दिखाने के बजाय, विच ऑर्डिनरी मेट हिम, अक्सर उस चेहरे के लोग उसे मिलते थे। द ओनर, उस घर का जो मालिक था, who was an old man, वो एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड। उस समय उसके घर में न तो उसकी पत्नी थी न कोई बच्चा। was happy to get someone to talk in his loneliness, वो आदमी तो बड़ा खुश हुआ कि हमेशा मैं रात में अकेला ही रहता हूँ। बड़ी खुशी हुई या भगवान की कृपा हुई होगी कि आज की रात मेरे अकेलेपन में बातचीत करने के लिए ईश्वर ने मेरे पास किसी को भेजा है। Immediately he put the porridge pot on the fire. Immediately, तत्काल उसने पोरिज का जो फूड था, पोरिज यानी दलिया, a food which is made by a boiling oat, milk और water, तो वो दलिए का जो बर्तन था उसको उसने आग के ऊपर रख दिया। एंड गेव हिम सपर, और उससे रात्रि का या सायंकालीन भोजन दिया। देन ही कार्वेड ऑफ सच ए बिग स्लाइस, और फिर उसने एक बड़ा सा टुकड़ा या पीस, कार्वेड यानी काटा, फ्रॉम हिज तंबाकू रोल, तंबाकू का जो रोल उसके पास था, दैट इट वाज देन बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओवन, यानी कि वो तंबाकू का रोल जो था उसमें से इतना बड़ा टुकड़ा काट लिया था उसने कि उसके स्वयं के लिए और उस अजनबी दोनों के लिए, जो वो रात को जब तक सोएंगे तब तक जब वो पाइप पिएंगे, यानी चीलम, पाइप का मतलब होता है चीलम, जब तक वो चीलम पिए उनके लिए ये तंबाकू का टुकड़ा पर्याप्त था। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ द कार्ड्स, और आखिर में
उसने ताश के पत्तों की एक पुराना पैकेट जो था उसको बाहर निकाला एंड प्लेड मजोलिस। मजोलिस का एक काइंड ऑफ कार्ड गेम, ताश का एक प्रकार का खेल होता है। वो खेलने के लिए विद हिज गेस्ट, अपने मेहमान के साथ, अंटिल बेड टाइम, जब तक कि उनके सोने का समय नहीं हो जाता है तब तक वो ताश खेलना चाहते थे। इसलिए उसने वो ताश का जो पैकेट था उसको बाहर निकाला। The old man was just as generous with his confidences as with his forest and tobacco। यानी उस घर का मालिक जो एक वृद्ध आदमी था, was just as generous यानी काइंड हार्टेड, यानी उदार, दयालु, यानी कि उसके मन में उस आदमी के प्रति, यानी कि रेड ट्रैप बेचने वाला जो था उसके प्रति दया का भाव था, उदार था। विथ हिज कॉन्फिडेंस यानी पर्सनल टॉक, यानी निजी या सीक्रेट बातचीत करने के मामले में, यानी कि जितना वो उसके साथ में सीक्रेट बातचीत करने के लिए उदार था, उतना ही वो अपना जो उसको पोरिस दलिया खिलाने में और तंबाकू पिलाने के लिए उदार था। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट, उसने उस मेहमान को तत्काल यह सूचित करते हुए बताया कि इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि जिस समय मैं एक समृद्ध इंसान था, पैसे वाला, समृद्धि के दौरान, हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉप्टर एट रम्सजो आयरन वर्क्स, कि उनका मेजबान जो है, यानी आपका जो खातिरदारी करने वाला या इस घर का जो मालिक, मैं कभी इस रम्सजो आयरन वर्क का क्रॉप्टर हुआ करता था। क्रॉप्टर कहते हैं लैंड ओनर को, यानी एक छोटा जमींदार। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और मैं अक्सर इस अपनी खेती पर स्वयं का कृषि का कार्य करता था। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन वो कहता था कि अब मैं दिन में अब इतना परिश्रम नहीं कर पाता हूं। इट वाज काउ व्हिच सपोर्टेड हिम, लेकिन अब मेरा गुजारा जो है वो मेरी गाय की वजह से होता है। क्यों? यस दैट बोझी, हाँ वो उसकी बोझी गाय, यानी हष्ट पुष्ट, यानी फैट एंड फ्लैसी, मोटी और मासल, हष्ट पुष्ट उसकी गाय, जिसकी वजह से उसका गुजारा होता था। क्यों? क्योंकि दैट बोझी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसकी वो हष्ट पुष्ट गाय जो है वो बहुत ही असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, क्योंकि वहां जो क्रीमरी थी, डेयरी जिसको कहते हैं, मक्खनशाला, यहाँ जहां पर दूध जो बेचा जाता है या खरीदा जाता है, उसके लिए वो पर्याप्त जो है वो दूध दे देती थी गाय। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड, और पिछले महीने उसको दूध बेचने से प्राप्त हुए थे, ऑल द 30 क्रोनर इन पेमेंट, भुगतान के रूप में लगभग 30 क्रोनर। क्रोनर कहते हैं ए यूनिट ऑफ मनी इन स्वीडन, नॉर्वे एक्सेट्रा। The stranger must have seemed incredulous, यानी अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, यानी कि जिस किसी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता हो। For the old man got up and went to the window, यानी कि वो बूढ़ा आदमी उठा, यानी कि अजनबी उसे इतना अविश्वसनीय यानी अनबिलीवेबल प्रतीत हुआ कि वो बूढ़ा आदमी उठा and went to the window, वो अपने घर की खिड़की के पास में गया। took down a leather pouch, और वहां पर एक लेदर का थैला या पाउच लटका हुआ था, उसको निकाला। which hung on a nail, जो कि एक नेल के ऊपर या कील के ऊपर लटका हुआ था। in the very window frame, यानी खिड़की का जो ढांचा बना हुआ था उसके बिल्कुल नजदीक। and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills, और उस थैले में से उसने 3 10-10 के क्रोनर निकाले। बिल्स का मतलब होता है नोट्स, रिंकल्ड यानी ट्विस्टेड, मुड़े हुए। These he held up before the eyes of his guest, और इन 10-10 के नोटों को या क्रोनर जो थे उनको पकड़ करके वह उस मेहमान की आंखों के सामने लेके खड़ा हो गया। नोटिंग नोविली, नोविंगली का मतलब होता है डेलिबरेटली, यानी जानबूझ करके वह उन क्रोनर को उसकी आंखों के सामने हिला रहा था। एंड देन स्टेप डैम, स्टेप यहाँ का मतलब वापस होगा फील्ड, यानी भर लिया या ठूस लिया उन क्रोनर को बैग वापस इनटू द पाउच, अपने उस पाउच के अंदर या थैले के अंदर। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन इन ए हैप्पी मूड। गुड सीजन मतलब हैप्पी मूड, यानी प्रसन्नचित्त मुद्रा में।
यानी कि अगली सुबह दोनों आदमी जो है वो प्रशंसित मुद्रा में उठे। द क्रॉप्टर यानी वो जमींदार जो था, किसान, वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, यानी कि सुबह का टाइम हो गया था और उसे अपनी गाय का दूध निकालने की जल्दी थी, वो लेट हो रहा था। एंड द ओल्ड अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरे आदमी ने संभवतः ये सोचा होगा कि जब घर के लोग उड़ जाते हैं तो मेहमानों को सोते हुए नहीं रहना चाहिए, इसीलिए probably thought he should not stay in bed, कि उसे भी अब बिस्तर में नहीं रहना चाहिए। when the head of the house had gotten up, कि जब घर का मुखिया उठ गया है तो मुझे बिस्तर पे नहीं सोते रहना चाहिए, इसलिए वो भी उठ गया। they left the cottage at the same time, उन दोनों ने उस घर को एक ही समय में छोड़ दिया था, यानी कि वो क्रॉप्टर जो था उसको अपनी गाय का दूध निकालना था और इसे अपनी वापस फेरी के लिए यह चूहेदानियां बेचने के लिए घर घर की ओर निकलना था। द क्रॉप्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, उस क्रॉप्टर ने यानी कि उस किसान ने या जमींदार ने अपने घर को लॉक लगाया और उसकी चाबी जो है अपनी जेब के अंदर डाल दी। द मैन विद द रेड टेप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, चूहेदानी वाले आदमी ने उसे अलविदा बोला और धन्यवाद कहा कि आपने मुझे रात्रि के दौरान यहाँ शेल्टर जो दिया है, आश्रय जो दिया है, शरण जो दी, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एंड देयरअपॉन, और वो तुरंत ईच वेंट हिज ओवन वे, वो दोनों जो है अपने अपने रास्ते की ओर चले गए। उसके बाद आफ्टर देन यानी उसके पश्चात ईच वेंट हिज ओवन वे, यानी प्रत्येक अपने रास्ते की ओर चला गया। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड टेप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन अभी वहां से गए हुए उनको आधा घंटा ही नहीं हुआ कि वो चूहेदानी वाला जो फेरी वाला था वो वापस उस घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। He did not try to get in, हालांकि वहां खड़ा होने के बाद में उसके घर के अंदर प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं था। He did not try to get in, यानी कि उसने घर के अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। However, फिर भी he only went up to the window, वो सीधा उस खिड़की के पास में गया क्योंकि उसको पता था कि भाई वो जो लेदर पाउच है वो कहाँ लटका हुआ है, क्योंकि रात के समय उस क्रॉप्टर ने उसे वस्तु स्थिति के बारे में बता दिया था, इसलिए उसको अच्छी तरीके से पता था कि वो लेदर का पाउच कहाँ लटका हुआ है। सीधा ही वो खिड़की के पास में गया। स्मैश्ड ए पैन यानी ग्लास ऑफ द विंडो, यानी खिड़की का जो कांच था उसको उसने तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, और उसने अपना हाथ स्टक किया यानी कि खिड़की के अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, उस पाउच को पकड़ा। विद द 30 क्रॉनर, क्योंकि उस पाउच के अंदर उसके 30 क्रॉनर रखे हुए थे। ही टोक द मनी, और उस क्रॉनर को या मनी को बाहर निकाल लिया उसने थैले से। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उस मनी को उसने अपनी स्वयं की जेब के अंदर थ्रस्ट कर लिया, मतलब ठूस लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, फिर उसने वो लेदर का जो थैला है अत्यधिक सावधानी पूर्वक वापस उसने लटका दिया। बैग वापस इन इट्स प्लेस, उसके स्थान पर। एंड वेंट अवे, और तुरंत वो वहां से निकल पड़ा। As he walked along with the money in his pocket, जो ही वो पैसा लेकर अपनी जेब में डाल करके वह निकला या चलने लगा, he felt quite pleased, उससे काफी खुशी महसूस हो रही थी। with his smartness, यानी कि उससे किस बात की खुशी थी? उससे अपनी क्लेवरनेस के बारे में, कि देखो मैं कितना चतुर आदमी हूँ जो कि बिना घर का दरवाजा तोड़े मैंने उसके पैसे चुरा लिए। उसे बड़ी अपनी कुशलता पर, अपनी चतुराई पर, अपनी चालाकी पर खुशी महसूस हुई और वह आगे चल पड़ा। he realized of course, निसंदेह उसने यह महसूस किया that कि at first he did not continue on the public highway, कि मुझे ये जो आम रास्ता है इस आम रास्ते पर निरंतर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद में लोगों को पता चल जाएगा कि भाई एक रेड टेप पेडलर जो है वह क्रॉप्टर का क्रॉनर जो है वो चुरा के ले गया। तो हाईवे पर या मेन या आम रास्ता जो होता है आसानी से मुझे पकड़ लिया जाएगा, तो क्यों ना मैं कोई गुप्त रास्ते से जो है वो आगे निकल जाऊं। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसने सोचा कि मुझे सड़क से मुड़ जाना चाहिए या हट जाना चाहिए इनटू द वुड्स, और वहां से मुझे कहां चले जाना चाहिए? पास में जो जंगल है, जंगल के रास्ते से मुझे जो है वो बाहर जाना होगा, आउट होना होगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, हालांकि जंगल में प्रवेश करने के दौरान लगभग 1 घंटा तक वह चलता रहा, उसे किसी तरह की कोई कठिनाई जो है वो महसूस नहीं हो रही थी। Later in the day it became worse, लेकिन बाद में दिन में यह उसके लिए और अधिक बैड से बना है। वर्स यानी कि टाइम जो है उसके लिए अधिक बुरा हो गया था। और इट वाज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा और भ्रमित कर देने वाला जंगल था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिस जंगल के अंदर वह
फंस चुका था। यानी कि वो अक्सर कहता था कि लोग जो है बेड के लिए एक रेड ट्रैप के अंदर या वो जो स्नेर होता है उसके अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं, लेकिन ये उसके लिए एक कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था और जिसके अंदर ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें अब वो फंस चुका था। He tried to be sure, उसने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की to walk in a definite direction, कि एक मैं निश्चित दिशा में चलूं ताकि इस जंगल से पार हो जाऊं। But the paths twisted back and forth, लेकिन रास्ते twisted यानी मुड़ जाते थे, back and forth यानी आगे पीछे, so strangely अत्यधिक विचित्र या अजीब तरीके से। He walked and walked without coming to the end of the wood, वो निरंतर चलता रहा लेकिन आखिर तक उस जंगल का अंतिम छोर उसके सामने कहीं दिखाई नहीं दिया। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट, और आखिरकार अब उसे भी ये महसूस हो गया था कि he had only been walking around in the same part of the forest, कि अरे मैं तो जंगल के इस एक ही भाग में इधर से निकल करके वापस उधर होते हुए इधर आ जाता हूं। यानी कि ये रास्ते जो है वो बड़े ही विचित्र तरीके से इधर उधर मुड़ करके वापस उसी स्थान पर आ रहे हैं। हालांकि उसने एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर चलने का पूरा इरादा किया, बट उसका वो इरादा भी जो था वो सफल नहीं हुआ और अब उसको एहसास हो गया कि भाई मैं तो वापस घूम फिर करके एक ही जगह पर आ रहा हूं। All at once he recalled his thoughts, अचानक उसको अपने वो विचार याद आए। उसने कहा था ना कि ये पूरा वर्ल्ड जो है या इसके मैन या इसके सीज, इसकी लैंड, इसके सिटीज, विलेज कुछ नहीं है बट अ बिग रेड ट्रैप, और लोग जो है उस ल्यूर के लिए या उस बैट के लिए या लालच रूपी जो वस्तु होती है उसकी तरफ टेम्प्ट हो जाते हैं और वो उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। आज अचानक उसे अब ये विचार आया, रे मैं भी वो थोड़ा सा लालच नहीं करता तो आज मेरे साथ ये मुसीबत नहीं आती, क्यों तो मैंने ये 30 करोड़ चुराए और क्यों इस जंगल में फंसा। शाखाओं ने, तनों ने, यानी इनका पूरा समूह जो है वो उसे घेर चुके थे या बंद कर चुके थे। लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, इम्पेनेट्रेबल यानी अभेद्य, यानी जिसे कोई भेद नहीं सकता हो। अभेद्य प्रिजन यानी जेल की भांति, यानी कि एक ऐसी जेल बन गई थी इन पेड़ों की उसके चारों और पूरे जंगल की, और उसे लगा कि मैं इस जेल को भेद करके कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहां से वो कभी बचकर बाहर नहीं निकल सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डेस्केंडिंग यानी कवरिंग छा रहा था या घेर रहा था ओवर द फॉरेस्ट, पूरी जंगल में। यानी कि जंगल में वैसे ही थोड़ा अंधकार जैसा ही रहता है और डर रहता है, और अब जबकि अंधकार शुरू हो गया था, दिस इंक्रीज द डेंजर, और इस अंधकार की वजह से खतरा बढ़ गया था। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर, और जिसकी वजह से ग्लूम का मतलब होता है सैडनेस, एंड डेस्पेयर और निराशा, यानी उदासीनता और निराशा बढ़ गई थी। खतरा बढ़ा तो उसकी उदासीनता बढ़ गई और निराशा बढ़ गई। फाइनली ही सा नो वे आउट, आखिर में उसे एहसास हो गया कि इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एंड ही सैंक डाउन का मतलब होता है फेल डाउन, क्योंकि बुरी तरह थक चुका था घूम फिर करके रास्ता ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो बहुत थक गया और जमीन पे गिर गया था। ऑन द ग्राउंड, टाइड टू डेथ का मतलब होता है उसकी मरने जैसी स्थिति हो गई थी। यानी यहाँ इस वर्ड का अवास्तविक अर्थ होगा एक्सट्रीमली टायर्ड, यानी बहुत अधिक थक चुका था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और अब वो सोचने लगा कि मेरे जीवन का अंतिम समय आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जो ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा, यानी वो सोया, लेड यानी पुट, और पुट मीन्स होता है रखना। ही हर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज सुनाई दी। जो ही उसने अपना सिर जमीन पर टिकाया सोने के लिए, उसे एक आवाज सुनाई दी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक कठोर या तेज नियमित रूप से थम्पिंग की, यानी थप थप, थम्पिंग यानी थर्ड, थम्पिंग मतलब होता है थर्ड।
There was no doubt as to what that he was. अब इस बारे में उसे किसी तरह का कोई संदेह नहीं था। जो आवाज उसे सुनाई दी, कोई शक की आवाज मतलब जरूरत नहीं थी उसको शक करने की, क्योंकि जैसा सुनाई दे रहा था वैसा सही था। उसने सोचा कि यहाँ पर कोई लोहे का कारखाना होना चाहिए। He raised himself, वह स्वयं ऊपर उठा। Those are the hammer strokes from an iron mill। और मानी मन सोचा रही कि यह कोई लोहे का जो कारखाना है, फैक्ट्री है, वहां पर हथौड़े के प्रहार है, यानी हथौड़े से किसी वस्तु को कूट पीट करके उसको आकार में दिया जा रहा है। स्ट्रोक यानी प्रहार, हिट। He thought there must be people nearby। और उसने मानी मन सोचा कि यहाँ आसपास लोग होंगे। He summoned यानी कलेक्टेड या गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत को उसने समेटा या इकट्ठा किया। गॉट अप, उठा, एंड स्टेकर, और लड़खड़ाते हुए इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वह उस आवाज की दिशा की ओर चल पड़ा। द रमशो आयरन वर्क्स, अब ये जो रमशो लोहे का कारखाना था, विच वर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब बंद हो चुका था। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, हालांकि इसको बंद हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ है। ए लार्ज प्लांट यानी कि एक बहुत ही बड़ा फैक्ट्री या कारखाना हुआ करता था। विथ ए स्मेल्टर, जो कि प्रगलक, रोलिंग मिल्स, बेलनी मिल, एंड फोर्ज, और ढलाई घर हुआ करता था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ द हैवी लोडेड बार्स, जिस समय गर्मियों का मौसम होता था, बार्स यानी बोट, एंड स्काउस यानी छोटी नाव, पतेला जिसको कहते हैं, स्लाइड डाउन यानी फ्लोटेड, स्लाइड डाउन मीन्स फ्लोटेड इन द कैनल, यानी जो नहर वहां चलती थी। तो कहने का मतलब है कि इस रमशो से जो भी लोहा यानी आयरन जो है उसको मार्केट में भेजा जाता था उन जहाजों के ऊपर लाद करके, और वो जहाजें वहां से एक जो कैनल गुजरती थी उस कैनल में स्लाइड डाउन होते हुए यानी फ्लोटिंग, तैरते हुए, स्लाइड डाउन का मतलब होता है फ्लोट, फ्लोट FLOAT, फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है तैरना। विच लीड टू अ लार्ज इनलेट लेक, और वो नहर उन नावों को एक अंतःस्थलीय झील के अंदर ले जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और जिस समय सर्दी का मौसम होता था तो उस कारखाने के आसपास का जो क्षेत्र है या जो रोड्स है नियर द मिल यानी उस कारखाने में, वर ब्लैक, जो कि काली हो जाती थी, फ्रॉम द कोल डस्ट, यानी कोयले की जो डस्ट निकलती थी, क्योंकि कोयला जलाया जाता था लोहे को आकार देने के लिए, तो उसकी डस्ट जो है वो निकलती थी। विच शिफ्टेड, जो छन करके आती थी, कहां से? फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, यानी बड़े बड़े चारकोल यानी वुडन कोल, लकड़ी के कोयलों से, क्रेट्स यानी बास्केट, टोकरियां या बास्केट। तो ये जो कोयले की डस्ट है वो लकड़ी के बने हुए कोयले जो थे बने हुए, जो मतलब जिन्हें जलाया जाता था, तो उनकी जो बास्केट्स थी उनमें से छन छन करके ये जो कोल की डस्ट है वो बाहर सड़क के ऊपर एक परत सी बन जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, यानी ये वो समय था जो कि क्रिसमस का त्योहार बिल्कुल नजदीक था क्रिश्चियन कम्युनिटी में, उससे एक दिन पहले कि एक लंबी अंधेरी रात का समय था। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, यानी मालिक लोहार या मुख्य लोहार और उसका हेल्पर यानी सहयोगी नौकर, सेट इन डार्क फोर्ज, यानी उस अंधकार युक्त ढलाई घर में बैठे हुए थे, नियर द फर्नेस यानी भट्टी के नजदीक, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, यानी कि वह कच्चे लोहे के लिए इंतजार कर रहे थे। यानी कच्चा लोहे जो है वो भट्टियों के अंदर डाला गया था उसको पिघलाने के लिए या उसको आकार प्रदान करने के लिए, ताकि उसे एनविल पे यानी कि निहाई पर डाल करके उसका शेप चेंज किया जाए। अब विच हैड बीन पुट इन द फायर, क्योंकि उस कच्चे लोहे को आग के अंदर डाला गया था। टू बी रेडी, यानी उसे तैयार किया जाता था। टू पुट ऑन द एनविल, यानी निहाई पर रखने के लिए। एवरी नो एट देन, बार बार या बारी बारी से। वन ऑफ देम गॉट अप, उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होता। टू स्टार यानी कुरेदना या हिलाना। द ग्लोविंग मास, यानी वो पिघलता या चमकता हुआ जो ढेर था कोयले का
या लोहे का विथ ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी लोहे की छड़ी से कुरेदा जा रहा था। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही पलों बाद जो भी वहां भट्टी के सामने उस लोहे को हिलाने के लिए या कुरेदने के लिए जाता था, कुछ ही पलों बाद वापस आ जाता ड्रिपिंग विथ परस्पायरेशन। लेकिन जब वो वापस आता था तो उसके शरीर से पसीने की बूंदें जो है वो टपकने शुरू हो जाती थी, परस्पायरेशन यानी पसीना। दाव यद्यपि एल्स वाज द कस्टम, जैसे कि उनमें ये प्रथा थी, ही वॉर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, यानी उसके सामने जो बंदा जाता था भट्टी की जलती हुई, वह और तो कुछ नहीं बल्कि एक लंबा सा शर्ट जो कि घुटनों से नीचे तक जाता था और लकड़ी के शूज पहनता था। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड, यानी हर समय वहां पर तरह तरह की आवाजें भट्टी के आसपास, यानी कि ये लोहे का जो कारखाना था, हर तरह की आवाजें जो है या विभिन्न प्रकार की आवाजें जो है वो आती रहती थी। इन द फोर्ज, उस ढलाई घर में, द बिग बेलोज यानी बड़ी जो धौंकनी थी, ग्राउंड यानी कराहती थी, एंड द बर्निंग कोल, और वहां पर जो कोयला इन भट्टियों के अंदर जलता था, क्रैक्ड यानी कड़कड़ाने की आवाज आती थी, क्रैक यानी कड़कड़ाना। द फायर बॉय यानी आग जलाने वाला जो लड़का होता था, सॉवेल्ड यानी बेलचे से ठूंसता था, चारकोल यानी कोयला, इनटू द माउथ यानी मुंह, माउथ यानी भट्टी का जो माउथ होता था, पेटा या मुंह, और द फर्नेस भट्टी का, यानी कि भट्टी का जो मुंह होता था, उस भट्टी के मुंह के अंदर जो आग जलाने वाला जो लड़का होता था वो बेलचे से उन कोयलों को जो है वो ठूंसता रहता था, और उसके टूटने से विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, बहुत अत्यधिक खड़खड़ाहट की आवाज जो है वो आती रहती थी। आउटसाइड रोड डाउन वाटरफॉल, और बाहर जो है वो पानी का झरने की दहाड़ने की आवाज आती थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड, और एक तेज उत्तरी हवा, वेव्ड द रेन, यानी इतनी फास्ट बारिश गिरा रही थी जैसे कि वो बारिश रूपी विप बरसा रही हो, यानी कोड़े बरसा रही हो, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, यानी ईंटों की मतलब बना हुआ मकान जिसके ऊपर टाइल लगा हुआ, उसकी छत जो थी उसके ऊपर ऐसे बारिश जोर जोर से जबरदस्त या बलपूर्वक गिर रही थी, जैसे कि मानो वो हवा जो है वो बारिश रूपी कोड़े इस छत के ऊपर बरसा रही हो। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, और ऐसा ये सब इस आवाज के कारण था, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, यानी कि इस तरह तरह की जो आवाजें होती थी, इस आवाजों की वजह से मालिक जो लोहार है वो किसी भी तरह की आवाज सुन नहीं पाया था या देख नहीं पाया था। दैट ए मैन हैड ओपन द गेट, कि एक आदमी ने उस कारखाने का दरवाजा खोल दिया था, एंड एंटर द फोर्ज, और वह उस ढलाई घर के अंदर प्रवेश कर चुका था। Until he stood close up to the furnace, जब तक कि वह भट्टी के नजदीक आकर के खड़ा नहीं हुआ, तब तक किसी का ध्यान ही नहीं रहा कि भाई यहाँ कोई एक चूहेदानी वाला आकर के खड़ा हो गया, क्योंकि तरह तरह की साउंड्स आती थी तो किसी को पता भी नहीं चलता था कि भाई कौन आदमी जो है वो कारखाने में आया है और कौन आदमी जो है वो नहीं आया है, किसी को पता ही नहीं चला। और वो सीधा आकर के भट्टी के सामने जाकर के खड़ा हो गया, क्योंकि अत्यधिक ठंड थी और थका हुआ भी था, तो वो भट्टी के सामने खड़ा होकर के अपने आप को मतलब वो तपना चाहता था। It was probably on account of this noise that the blacksmith did not notice the man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. उसके बाद आगे देखिए, surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted the forge by the glow of light which escaped through the sooty pans. Surely, निश्चित रूप से it was nothing unusual for the poor vagabonds, यानी कि उस बेचारे गरीब वेगाबॉन्ड के लिए, यानी होमलेस वांडर या ट्रेवलर के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, बिना अच्छी आश्रय या शरण मिले, फॉर द नाइट, रात्रि काल के लिए, टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज, और वह उस ढलाई घर के प्रति आकर्षित हो गया था कि यहाँ लोग भी, अकेला भी नहीं रहूंगा, रोशनी भी है और सर्दी से बचाव भी हो जाएगा, क्योंकि भट्टियां जो है वो रात भर चलती रहती थी। बाय द ग्लो ऑफ लाइट, यानी रोशनी की चमक से, ग्लो का मतलब होता है चमक, इन विच, जो कि विच एस्केप्ड यानी छनकर आती थी, थ्रू द सूटी पैंस, यानी वो कालिक लगे हुए कांच के जो शीशे थे या डार्क ग्लास जो था, एंड टू कम एंड टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, और वो लोग जो है सभी
आग के सामने यहाँ आए थे अपने आप को गर्म करने के लिए, तपने के लिए। द ब्लैक स्मिथ यानी वो लोहार जो था, ग्लेस्ड ऑनली कैजुअली यानी विदाउट पेइंग मच अटेंशन यानी अत्यधिक ध्यान दिए बिना, इंडिफरेंटली या उदासीनता पूर्वक एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर कहते हैं घुसपैठिए को यानी वन हु एंटर्स विदाउट परमिशन यानी वो व्यक्ति जो बिना अनुमति के प्रवेश कर जाता है उसको इंट्रूडर कहा जाता है। ही लुक्ड अवे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड यानी कि ब्लेस स्मिथ ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कि उस तरह के या घमंडी जो लोग होते हैं वो अक्सर ऐसे ही देखते हैं किसी दूसरे की ओर। विथ ए लॉन्ग बियर्ड उसने देखा कि एक लंबी दाढ़ी वाला, डर्टी गंधा, रेड फटे हाल यानी फटे हुए कपड़े पहना हुआ, एंड विथ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स और चूहेदानियों का जो गुच्छा था, डेंजलिंग डेंगलिंग यानी हैंगिंग डाउन यानी लटका हुआ था, ऑन ही चेस्ट यानी उसके सीने पर उसने देखा कि एक लंबी दाढ़ी वाला गंदा आदमी फटे हुए कपड़े पहने हुए और उसके गले में चूहेदानियों का एक बंच जो है या गुच्छा जो है वो लटक रहा है। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे और उसने कारखाने में रुकने की परमिशन मांगी, अनुमति मांगी कि श्रीमान जी मुझे आज रात आपके कारखाने में प्रवेश करना है। एंड मास्टर ब्लैक स्मिथ और मालिक लोहार ने नोटेड अपना सिर हिलाते हुए सहमति व्यक्त की। हॉटी यानी फुल ऑफ प्राइड, हॉटी मीन्स फुल ऑफ प्राइड यानी अत्यधिक गर्व से उसने अपनी सहमति व्यक्त की। कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति व्यक्त करना। विदाउट ऑनरिंग हिम उसका बिना कोई सम्मान प्रकट किए ए सिंगल वर्ड यानी कि मालिक लोहार ने उस अजनबी का सम्मान के प्रति किसी तरह का कोई सम्मान पूर्वक वर्ड नहीं बोला और उसने घमंड से सहमति में हल्के से अपना सिर जो है हिलाया यानी कि इट सीम्स दैट ही वाज गोइंग टू परमिट हिम टू स्टे इन द फोर्ज यानी कि जैसे कि मानो वह उसे उस कारखाने में या उस ढलाई घर में उसे रुकने की अनुमति दे रहा हो। नेक्स्ट, द टेम्प यानी होमलेस वांडरर यानी वो घुमक्कड़ फटेहाल, डिड नॉट से एनीथिंग उसने भी उससे कुछ नहीं कहा। आइदर यानी वरन ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक क्योंकि वो वहां किसी से बातचीत करने नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप वह केवल अपने आप को तपने के लिए और वहां सोने के लिए आया था। तो वो तो पहले से ही किसी से बातचीत करने के लिए रेडी था नहीं। In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master. उन दिनों रमजो आयरन मिल जो है वो ओन्ड यानी जिसका मालिकाना हक था या जिसके पोजीशन था, स्वामित्व था, ए वेरी प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंस का मतलब होता है फेमस, प्रोमिनेंट मीन्स क्या होता है फेमस यानी एक बहुत ही प्रसिद्ध जिसको कहते हैं फेमस आयरन मास्टर यानी मालिक लोहार, whose greatest ambition जिसकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा थी, टू शिप आउट, शिप आउट का मतलब होता है सेंड आउट यानी भेजना, बाहर भेजना होता था। गुड आयरन अच्छा लोहा, टू दी मार्केट यानी बाजार में, यानी कि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और अपने बाजार के अंदर अपनी रेपुटेशन बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो बाजार में अच्छी किस्म का तैयार किया हुआ लोहा जो था उसको भेजना चाहता था। ही वॉच्ड वह निगरानी करता था अपने कारखाने की बोथ नाइट एंड डे, रात और दिन, टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल यानी कि जितना संभव हो सके कार्य जो अच्छी तरीके से किया जाए। एंड एट दिस वेरी मोमेंट और इस पल ही केम इनटू द फोर्ज वह उस समय उस ढलाई घर में आया था। वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन यानी कि अपने रात्रिकालीन निरीक्षण का जो उसका दौरा होता था उस दौरे के लिए आया था। नेचुरली स्वाभाविक रूप से द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टेल ड्रैगन फिन यानी कारखाने में उसने सबसे पहले जो वस्तु देखी थी उसे वो लंबा सा ड्रैगन फिन यानी वो डर्टी यानी गंदा फटे हुए कपड़े पहना हुआ व्यक्ति यानी कि ट्रैम्प या वेगाबॉन्ड, हु हैड ईज्ड हिज वे जिसने कि उस कारखाने में प्रवेश करने के लिए आसानी से अपना रास्ता चूज कर लिया था। सो क्लोज टू द फर्नेस
और वह बिल्कुल भट्टी के नजदीक आकर के खड़ा हो गया। दैट की स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, यानी कि उसके फटे हुए जो कपड़े थे वो गीले हो गए थे पसीने से, और उससे वो भाप जो है ऊपर उठती हुई प्रतीत हुई। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, यानी कि आयरन मास्टर ने उस ब्लैक स्मिथ के एग्जाम्पल का अनुसरण नहीं किया था। हु हैड हार्डली डेड, क्योंकि उसने बिल्कुल भी अनुकृपा नहीं की थी टू लुक एट द स्ट्रेंजर, उस अजनबी की तरफ देखने का। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह सीधा उसके नजदीक गया। एंड लुक्ड हिम वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक उस अजनबी की तरफ देखा। देन टोर ऑफ, टोर ऑफ का मतलब होता है रिमूव्ड हिज स्लॉच हेड। स्लॉच का मतलब होता है नॉट स्टिफ, यानी वो ढीला सा टोप। टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, यानी कि वो ढीला सा टोप उसने जो चेहरे पे डाल रखा था उसको हटाने के लिए, ताकि वह उस इंसान को जो है उसका बेटर व्यू यानी अच्छा नजरिया या दृष्टिकोण या उसका चेहरा एकदम साफ देखने के लिए वह उसके हेड को हटाता है। नेक्स्ट, बट ऑफ कोर्स इट इज यू, और जो ही उसने वो हेड हटाया और उसे लगा कि ये इंसान कोई मेरा पहचाना हुआ है, क्योंकि नील सोलोप नाम का उसका एक रेजिमेंटल कॉमरेड था, और वो आदमी हालांकि उसकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी, लेकिन उसे लगा कि ये तो मेरा रेजिमेंट का कॉमरेड है, मेरा साथी है। ही सेड, उसने कहा, हाउ यू डू लुक, अरे मेरे मित्र नील सोलोप, तुम ऐसे कैसे दिखाई दे रही हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, लेकिन उस चूहेदानी वाले आदमी ने हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रमशू, क्योंकि रमशू में पहले वो कभी आया ही नहीं था, और न ही उसकी कभी उस आयरन मास्टर से उस पेडलर की कभी मुलाकात हुई। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, जबकि ये रेड ट्रैप पेडलर जो था वो ये तक नहीं जानता था कि इस बंदे का नाम क्या था, और वो कह रहा है कि तुम मेरे मित्र नील्स ओलोफ। बट इट ऑक्यूर्ड टू हिम दैट, लेकिन उसके दिमाग में ये विचार आया कि इफ द फाइन जेंटलमैन, कि यदि ये भद्र पुरुष या सज्जन पुरुष थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्यूटेंस, उसने सोचा कि मैं इसका पुराना परिचित था। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, यानी कि वह उसे कुछ क्रोनर दे सकता था अपना मित्र बनाने के लिए। देयरअपॉन ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसीलिए वह उसके सामने किसी तरह का उसका जो भ्रम था उसे दूर नहीं करना चाहता था। अनडिसीव का मतलब होता है टू रिमूव इल्यूजन, यानी कि भ्रम हटाना या भ्रम को जो है दूर करना। यस, तो अब वो कहता है, यानी कि वह उसके भ्रम को दूर नहीं करना चाहता था, और अब वो भी उसके साथ में सहमत हो जाता है कि यस, आई एम योर ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। गॉड नोज नथिंग सर, यानी कि गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल, यानी कि ये तो सब भगवान को पता है कि मेरे हालात इतने खराब क्यों हो गए थे। थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल, यानी गॉट वर्स या डेटेरियोरेट, यानी दुर्गति हो गई थी। ही सेड, उसने कहा। तो अब फिर उसका मित्र क्या कहता है, यानी कि वो आयरन मास्टर जो है, यू शुड नॉट हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द रेजिमेंट। रिजाइन का मतलब होता है गिव अप, यानी कि त्यागपत्र देना, यानी कि तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था, यानी कि सेवा मुक्ति नहीं लेनी थी। सेड द आयरन मास्टर से उसने कहा, दैट वाज द मिस्टेक, आपने यही गलती की, और यदि ऐसा नहीं करते तो आपकी आज ये हालात जो है वो नहीं होती। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यानी कि आयरन मास्टर कहता है कि जिस समय आपने रेजिमेंट से त्यागपत्र दिया था या रिजाइन दिया था, उस समय यदि मैं सर्विस पे होता तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देता, यानी कि तुम्हें मैं रिजाइन देने की नौबत नहीं आने देता। इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ऐसा कभी नहीं होता। Well, now of course you will come home with me, लेकिन निसंदेह अब आप चिंता नहीं करें, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। To go along up to the manor house, manor कहते हैं कोठी या सामंत का घर, यानी बड़ा सा घर खुले क्षेत्र से घिरा हुआ, मैनर यानी सामंती। एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर, और घर के मालिक के द्वारा स्वागत प्राप्त करना। लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड का मतलब होता है फ्रेंड, यानी पुराने रेजिमेंट के कॉमरेड की भांति स्वागत प्राप्त करना।
दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, फिर भी उस ट्रैम्प को किसी तरह की खुशी जो है वो महसूस नहीं हुई। यानी कि एक पुराना मित्र बनकर के वो अपने घर ले जाना चाहता था उसको आयरन मास्टर, और घर में उसका स्वागत करना चाहता था। तो उसने सोचा कि शायद ट्रैम्प यानी ये फटेहाल घुमक्कड़ व्यक्ति जो पहली वाला है या चुईदानी वाला बड़ा खुश होगा, लेकिन इतना कुछ सुनते हुए भी वह किसी तरह की खुशी के भाव जो है उसके चेहरे पर नहीं आए थे। तो उसने कहा नो नहीं, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, यानी कि मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था कि आपके साथ आपके घर चलूं। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, वह काफी चौकन्ना प्रतीत हुआ। क्यों? क्योंकि ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उससे वो 30 क्रोनर याद आ गए थे। उसने सोचा कि यदि मैं सामंत के घर जाता हूं और हो सकता है कि वहां पर मेरा भेद जो है खुल सकता है, मेरा वहां पर मुझे कोई पकड़ भी सकता है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि मैं इनके घर जाऊं, क्योंकि वो 30 क्रोनर जो है वह उस क्रॉप्टर के चुरा करके भागा था, और अब ये 30 क्रोनर ही तो उससे दुख दे रहे थे। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den, यानी उसने मन ही मन कहा कि श्रीमान जी कि सामंत के घर जाना ये ऐसा होगा, कैसा? Throwing himself voluntarily, जैसे कि एक इंसान अपने आप को willingly फेंक रहा है। voluntarily यानी willingly, स्वेच्छा से, willingly यानी स्वेच्छा से फेंकना, into the lion's den, den कहते हैं a house of wild animals, यानी मांद, यानी अपने आप को शेर की गुफा में फेंकना। he only wanted a chance to sleep here, जबकि वो रेट्रे पेडलर वहां केवल एक सोने का अवसर चाहता था। in the forge, उस ढलाई घर में, and then sneak away यानी स्लीप अवे, खिसक जाना, और वो वहां से चुपचाप खिसक जाना चाहता था। इज इनकॉन्स्पिशियसली यानी विदाउट बीइंग नोटिस्ड, बिना किसी के देखे, एज पॉसिबल, जहां तक संभव था। उसका इरादा था कि मुझे कोई देखेगा नहीं, रात भर मैं यहाँ पड़ाव ले लूंगा, और सुबह सूर्योदय से पहले ही, जब तक लोगों का मतलब जाग होगा, लोग जागेंगे, उससे पहले ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, ताकि मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट, लेकिन आयरन मास्टर ने सोचा, एज्यूम्ड यानी सोचा, क्या सोचा? कि भाई ये हमारे घर नहीं चल रहा है, इसकी वजह है कि इसने जो है वो कपड़े फटे हुए पहन रखे हैं, इसलिए इससे शायद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो उसने सोचा कि ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, कि उसे शर्मिंदापन महसूस हो रहा है, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, यानी अपने दयनीय या खराब या अपने डर्टी क्लॉथ्स की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। तो वो कहता है प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम। अब वो आयरन मास्टर कहता है उस पेडलर से कि कृपया ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास एक सुंदर घर है, दैट यू कांट शो योरसेल्फ देयर, जहां पर आप अपने आप को शो नहीं कर सकती हो, अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकते हो, प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ही सेड, उसने कहा एलिजाबेथ। अब एलिजाबेथ कौन थी? वाइफ ऑफ आयरन मास्टर। तो वो कहता है कि एलिजाबेथ इज डेड, यानी कि मेरी वाइफ जिसका नाम एलिजाबेथ था उसकी मृत्यु हो गई। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जिसके बारे में आप पहले से ही जान चुके हो, क्योंकि उस समय ये आयरन मास्टर फौज में सर्विस करता था, और वह इस रेड ट्रैप पेडलर को अपना रेजिमेंट का ओल्ड कैमरेड मानता है। इसलिए वो कहता है कि हमारी में ही इसकी खबर हो गई थी जिस समय मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, उसके बारे में तुम पहले से जानते हो। माय बॉयज आर अब्रॉड, और मेरे बच्चे जो है वो फॉरेन कंट्री में है, अब्रॉड यानी विदेश में है। एंड देयर इज नो वन एट होम, यानी कि घर पर कोई नहीं है, एक्सेप्ट यानी सिवाय माय ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी सबसे बड़ी पुत्री, एंड माई सेल्फ और मैं, यानी हम दो ही इस घर में रहते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, यानी हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि इस बार क्रिसमस के त्योहार पर हमारे साथ कोई कंपनी देने वाला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे घर चलो और क्रिसमस का जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करके आप वहां से वापस निकल जाना। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, नाउ कम अलोंग विथ मी, अब तुम मेरे साथ चलो,
एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करो, मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर, यानी कि क्रिसमस के लिए जो भोजन हम बनाएंगे उसको समाप्त करने में या गायब करने में, अ लिटिल फास्टर, थोड़ा जल्दी, यानी कि थोड़ा जल्दी समाप्त करने में तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। नेक्स्ट, बट एस्टर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो, लेकिन उस अजनबी ने बार बार यही कहा कि मैं नहीं चल सकता, नहीं नहीं। एंड आयरन मास्टर साहब दैट ही मस्ट गिव इन, और इस आयरन मास्टर ने देखा कि भाई उसे तो अब गिव इन करना ही पड़ेगा, यानी कि हार माननी ही पड़ेगी। इट लुक्स एज though कैप्टन वन still prepared to stay with you tonight, Jan Storm, he said to the master blacksmith, यानी कि उसने मास्टर ब्लैक स्मिथ से कहा कि श्रीमान जी, कैप्टन वन स्टिल है, केवल आपके साथ आज की रात यहाँ रुकना चाहता है। एंड टर्न इट ऑन हिज हील, और वह एड़ी के बल पीछे मुड़ गया। बट ही laughed to himself as he went away, लेकिन आयरन मास्टर जब वहां से गया तो उसको हंसी आई। एंड द ब्लैक स्मिथ who knew him, और ब्लैक स्मिथ जो है वो आयरन मास्टर को अच्छी तरह जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट, और वो अच्छी तरह समझ गया था कि ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि आयरन मास्टर ने जाते समय अपने अंतिम शब्द नहीं कहे थे, इसका मतलब यह इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं है, कोई न कोई वापस और आएगा इसको अपने घर ले जाने के लिए। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधे घंटे से भी ज्यादा का समय नहीं हुआ था। दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिज व्हील्स, वहां पर उन्हें एक गाड़ी के पहियों की आवाज सुनाई दी। आउटसाइड द पोर्च, यानी कि उस ढलाई घर के बाहर। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान जो था, या उस गाड़ी में जो नए मेहमान आए थे वो अंदर आए। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस समय जो वो मेहमान आए थे वो आयरन मास्टर स्वयं नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, आयरन मास्टर ने अपनी स्वयं की बेटी को उस फोर्स के अंदर भेजा था। Apparently, यानी क्लियरली या स्पष्ट था, obviously, hoping इस अपेक्षा में that कि she would have better powers, क्योंकि वो जानता था कि मेरी बेटी के अंदर अत्यधिक पावर है, यानी शक्तियां हैं। ऑफ परसुशन, यानी किसी को मनाना या राजी करने में। देन ही हिमसेल्फ, स्वयं उससे, यानी कि उस लड़की में दूसरे सामने वाले को मनाने की कला थी, उसको राजी करने की कला थी। इसलिए आयरन मास्टर जो है वो अपनी पुत्री को भेजते हैं उस पेडलर को मनाने के लिए कि भाई तुम जाओ और उसको मना करके अपने घर ले आओ, वो मेरा रेजिमेंट का साथी है। सी एंटर्ड, उस लड़की ने कारखाने में प्रवेश किया। फॉलोड बाय ए वैलिड, वैलिड कहते हैं पर्सनल सर्वेंट, उसका निजी नौकर उसके साथ था। वैलिड यानी पर्सनल सर्वेंट, कैरिंग ऑन हिज आर्म, और उस सर्वेंट ने अपनी बाह पर रखा हुआ था ए बिग फर कोट, एक बड़ा फर कोट को, समूर की खाल वाला कोट, रोएदार कोट जो था। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, अब वो लड़की जो कि आयरन मास्टर की बेटी थी बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन वो बहुत ही शालीन प्रतीत होती थी। एंड क्वाइट साई, और काफी शर्मिली या संकोची भाव थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, यानी कि फोर्ज के अंदर सब कुछ वैसी ही एक्टिविटी चल रही थी जो कि शाम के शुरू होने से पहले हर एक्टिविटी जो है वो चल रही थी। ठीक उसी तरह किसी तरह का कोई चेंजेस जो है वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, मालिक लोहार और उसका अप्रेंटिस यानी हेल्पर सहयोगी, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो अभी भी अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोव्ड, लोहा और कोयला अभी भी चमक रहा था इन द फर्नेस, उस भट्टी में। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और वो अजनबी जो है बाहर की ओर फर्श पर स्ट्रेच यानी पसर करके या अपने शरीर फैला करके लेटा हुआ था। एंड ले विथ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हैंड, और उस कच्चे लोहे का एक बड़ा सा टुकड़ा जो था उसने पिलो के रूप में अपने सिर के नीचे रख रखा था। एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आईज, और उसकी आदत थी जब भी वो सोता था अपना हेड जो है वो अपनी आंखों के ऊपर डाल देता था, अपनी आंखें ढक लेता था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जो ही उस युवा लड़की ने कॉट साइट यानी उसको देखा, सी वेंट अप, वो वहां गई। एंड लिफ्टेड हिज हेड,
और उस लड़की ने उसके हेड को ऊपर उठाया। The man was evidently used to sleeping with one eye open। तो जो ही उसने हेड उठाया उसने देखा कि इस आदमी की एक आंख जो है वो खुली थी। तो उसकी एक आदत थी evidently यानी clearly obviously या apparently ये उसकी आदत थी कि जब भी वो सोता था अपनी एक आंख जो है वो खुली रख करके सोता था। He jumped up abruptly यानी suddenly अचानक वह उछला and seemed to be quite frightened और ऐसे लगा जैसे कि मानो वो काफी डर गया। यानी कि जो ही उस लड़की ने उसकी आंख के ऊपर से उस हेड को हटाया अचानक वो चमक करके या घबराते हुए उठा। तो उस लड़की ने कहा माय नेम इज एडला विल्मेंसन, यानी कि उस आयरन मास्टर की जो लड़की थी उसका नाम था एडला विल्मेंसन। शेड द यंग गर्ल, उसी वो लड़की ने कहा माय फादर केम होम एंड सेड दैट, उसने कहा कि मेरे पिताजी घर आए और मुझे कहा कि यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द पोस्ट टुनाइट, कि आज की रात आप इस कारखाने के अंदर सोना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और मैंने उनसे परमिशन मांगी कि पिताश्री यदि आप मुझे फौज में जाकर के आपके मित्र को घर लाने की अनुमति देते हैं तो मैं जाकर के उनको ले आती हूँ। इसलिए श्रीमान जी मैं आपको लेने आई हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत खेद है सर। कैप्टन, उसने उसको कैप्टन कह करके एड्रेस किया, संबोधित किया। दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आपको ये समय जो है वो कितना कठिनाई से गुजारना पड़ा था, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे खेद है कि आप हमारे होते हुए कितना मतलब कष्ट भरा जीवन जो है वो गुजार रहे थे। She looked at him compassionately, compassionately का मतलब होता है sympathetically यानी सहानुभूति पूर्वक, with her heavy eyes, अपनी भारी भरकम आंखों से। And then she noticed that the man was afraid, और फिर उसने ये ध्यान दिया कि आदमी बिल्कुल डरा हुआ था। Either he has stolen something, यानी ऐसा डरा हुआ था जैसे कि मानो कोई इंसान चोरी करके भाग जाता है और वो कितना घबराता है, ठीक उसी तरह तो वो मन ही मन सोचती है लड़की कि या तो इस आदमी ने कहीं से चोरी किया है और else वरन he has escaped from jail, या फिर वो किसी जेल से भागा है। She thought and added quickly, और उसने आगे शीघ्रता से कहा You may be sure कैप्टन, मिस्टर कैप्टन आप बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए क्या that you will be allowed to leave us, हम तुम्हें हमें छोड़ने की अनुमति देंगे। As freely, इतनी ही स्वतंत्रता से, as you came, जितनी स्वतंत्रता पूर्वक आप यहाँ आए थे। Only please stay with us, कृपया केवल हमारे साथ रुकिए। Over Christmas Eve, यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, क्योंकि इस दिन हम खाना बनाएंगे और आप जो है उस खाने में हमारी मदद करें। हम चाहते हैं कि आप क्रिसमस की संध्या तक हमारे साथ रुकें, इसके बाद जो है वो आप जा सकते हैं। हम आपको यहाँ पर रुकने के लिए ऑब्लाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। She said this in such a friendly manner, यानी उसने ये बात बहुत ही मिलनसारिता पूर्वक कही। That की the red trap peddler must have felt confidence in her, यानी कि वो रेड ट्रैप पेडलर जो था उसको उस लड़की पर विश्वास हो गया, यानी उसके अंदर विश्वास हो गया कि ये लड़की मेरे साथ किसी तरह का जो है वो धोखा नहीं कर सकती है, और वह उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, Misha। वो कहता है कि मेरे दिमाग में ये इतना विचार कभी नहीं आया कि उसने उसको मिस कह के संबोधित किया कि आपको मेरे बारे में इतना मतलब चिंता होगी, आपको परेशानी होगी। He said, उसने कहा I will come at once, मैं तुरंत आपके साथ चलता हूँ। He accepted the fur coat, और वो लड़की जो अपने साथ में फर का कोट लेके आई थी उस फर कोट को स्वीकार कर लिया। Which the valet handed him, यानी कि उस कोट को उसके लड़की के वैलेट ने, यानी कि उसका पर्सनल जो सर्वेंट था उसने उसको हैंडेड हिम, उसे पकड़ाया। विथ ए डीप बो, अत्यधिक उसके सामने झुकते हुए सम्मान पूर्वक। थ्रू इट ओवर हिज रेग्स, तो उस पेडलर ने यानी रेड ट्रैप पेडलर ने क्या किया, थ्रू इट ओवर हिज रेग्स, यानी कि उसने उस कोट को अपने फटे हुए कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया था। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज, और वह उस युवा लड़की के पीछे पीछे उस गाड़ी तक बाहर गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनाइज्ड ब्लैक स्मिथ, यानी कि उस आश्चर्यचकित या हैरान ब्लैक स्मिथ की ओर सो मच एज ए ग्लेंस, यानी नजर डालना। ग्लेंस का मतलब क्या होता है, नजर डालना। बट व्हाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जिस समय वह गाड़ी पे सवार होकर के सामंत के घर की ओर रवाना हुआ,
ही हैड इविल फॉरबोर्डिंग्स, यानी कि उसे अनिष्ट की आशंका हुई। एविल फॉरबिडिंग, एविल की आशंका होना मतलब अनिष्ट की आशंका होना, उसे कुछ ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, उसे ऐसा फील हुआ। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, अब वो मनी मन अपने आप को कोसता है कि मैं मुझे उस आदमी के पैसे नहीं चुराने चाहिए, मैंने ऐसा क्यों किया। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, कि अब मैं इस जाल के अंदर बैठा हूं, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, यानी कि इस जाल से मैं कभी अब जिंदगी में निकल नहीं पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की संध्या थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब मालिक लोहार जो है वो डाइनिंग रूम में आया, यानी भोजन कक्ष में, फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन, यानी उसने संभवतया बहुत ही संतोषपूर्वक ये सोचा होगा, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने पुराने रेजिमेंट के साथी के बारे में, whom he had run across so unexpectedly, यानी कि अकस्मात उसकी ऐसे मुलाकात हुई, ऐसी मुलाकात के बारे में उसने कभी नहीं सोचा कि मेरे रेजिमेंट का कोई पुराना साथी जो है अचानक या संयोगवश मेरी उससे मुलाकात होगी, ऐसा उसने अपनी जिंदगी में भी कभी नहीं सोचा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, तो उसने डाइनिंग रूम में अपनी लड़की से कहा, जब वह भोजन की मेज पर आया तो सबसे पहले उसने कहा कि हमें ये देखना होगा, ही गेट्स ए लिटिल प्लेस, कि उसकी हड्डियों के अंदर थोड़ा सा हमें मांस चढ़ाना है, ऑन हिज बोन्स, यानी उसकी हड्डियों में। कहने का मतलब है कि अभी ये बहुत ही थका हुआ है, यानी कि बहुत ही दुबला पतला है, तो क्यों ना उससे कुछ खिला पिला करके उसकी हड्डियों में जो है वो हमें मांस चढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए हम इसको कुछ खिला पिला देते हैं। ही सेड टू हिज डॉटर, he said to his daughter who was busy at the table, जो कि भोजन की मेज पर काम करने में व्यस्त थी, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps। उसने कहा कि पहले हम इसको अच्छा खिला पिला करके हष्ट-पुष्ट बना देते हैं, और फिर उसके लिए ऐसा काम ढूंढेंगे इस आसपास किसी क्षेत्र में, और ऐसा काम जब मिल जाएगा, अच्छा काम, जिससे कि उसको इधर उधर घूम फिर करके या भटकते हुए अपनी चूहेदानियां नहीं बेचनी पड़े, हम इसके लिए कोई अच्छा काम ढूंढेंगे। उसके बाद देखिए, इट इज क्लियर दैट, यह विचित्र है कि थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम, यानी कि उसके साथ दुर्गति हो गई या उसके हालात बहुत खराब हो गए थे। एज बैडली एज दैट, इतनी बुरी तरीके से जितना कि ये दिखाई देता है। सेड दैट डॉटर, उसकी पुत्री ने कहा, Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man। वो कहती है कि जिस समय मैं फौज में गई थी और जब मेरी उससे मुलाकात हुई, तो मुझे उसके हाव भाव से और उसके बिहेवियर से ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हुआ कि ये इंसान कभी अपने जीवन के अंदर एजुकेटेड रहा हो, यानी कि कभी शिक्षित रहा हो, ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं था। तो वो कहता है, कौन, आयरन मास्टर, कि यू मस्ट हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल, यानी मेरी छोटी बच्ची, तुझे इसके लिए पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, है ना, कि धीरे मना धीरे, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक उसी तरह उसने कहा कि तुम्हें इसके लिए पेशेंस रखना होगा। सेड द फादर, एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जो ही वह नहा धोकर के आएगा और अच्छे कपड़े पहन के आएगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें उस इंसान के अंदर बहुत कुछ अलग या बदलाव दिखेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रास्ड, क्योंकि पिछली रात को वह स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा था। द टेम्प मैनर्स विल फॉल अवे, इसके अंदर जो घुमक्कड़ के या फेरी वाले जो तौर तरीके या गुण जो है, विल फॉल अवे, यानी गिर जाएंगे, हट जाएंगे, फ्रॉम हिम, उससे। विद द टेम्प क्लॉथ, ये फटे हुए कपड़े जो ही वो खोलेगा या हटाएगा, फेंकेगा, उसके अंदर ये फटेहाल या घुमक्कड़ के जो गुण है वो भी उन फटे हुए कपड़ों के साथ में चले जाएंगे। तुम ये कुछ भी सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब नहा धोकर के और अच्छे कपड़े पहन के आएगा, तो इस इंसान की वास्तविकता जो है वो हमें अच्छी तरह पता चल जाएगी। जस्ट एज ही सेड दिस, जो ही
आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर से ये कहा, द डोर ओपन, तो घर का दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और उस अजनबी ने उस कमरे में प्रवेश किया। अब वो कहता है, यस नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब देखो यह वास्तविक रूप से साफ सुथरा यानी नहा धो करके आया है और अच्छी पोशाक पहने हुए था। द वैलेट हैड बाथ्ड हिम, क्योंकि वो पर्सनल जो सर्वेंट था उसने उस पेडलर को नहलाया, कट हिज हेयर, उसके बाल काटे, एंड सेव्ड हिम, और उसका सेविंग किया, मतलब दाढ़ी बनाई। मोरओवर ही वाज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट, उससे भी अधिक एक अच्छा सा सूट पहना हुआ था उसने, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और ये सूट यानी कोट पैंट और टाई लगी हुई ये आयरन मास्टर का था। ही वॉर ए व्हाइट शर्ट, उसने एक सफेद शर्ट पहन रखा था, एंड ए स्टार्च कॉलर, कलप लगी हुई कॉलर थी उसने पहन रखी थी, एंड वॉल शूज, और साबुत यानी मोटे सैनिकों की जैसे शूज पहन रखे थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नो सो वेल ग्रूम्ड, यद्यपि उनका मेहमान अब अत्यधिक वेल ग्रूम्ड यानी अत्यधिक डेकोरेटेड यानी श्रृंगार किया हुआ सुसज्जित, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, जो ही उसने उसको ग्रूम्ड किया हुआ या अत्यधिक सजावट या साफ सुथरा देखा सुंदर कपड़ों में, आयरन मास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो, यानी रिंकल्ड ब्रो यानी भौहें तान करके, यानी कि उसके ऊपर गुस्सा प्रकट करते हुए उसने कहा, एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड दैट, और ये समझना बिल्कुल आसान था कि व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, जब उसने उस अजनबी व्यक्ति को देखा, इन द अनसर्टेन यानी धुंधली, रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब या परछाई में, फ्रॉम द फर्नेस यानी उस भट्टी का, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, उस समय उस धुंधली रोशनी में उसको उसे आइडेंटिफाई करने में गलती हो गई थी। बट डेट नाउ, लेकिन अब व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डेलाइट, लेकिन अब वह इस साफ सुथरी या तेज दिन की रोशनी के अंदर खड़ा था, अब उसको आइडेंटिफाई करने में किसी तरह की उससे गलती नहीं हो सकती थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्यूटेंस, अब अपने पुराने परिचित को पहचानने में उसके द्वारा किसी तरह की गलती नहीं हो सकती थी। अब वह उस अजनबी को संबोधित करते हुए कहता है, व्हाट डज दिस मीन, इस सब का क्या तात्पर्य है। ही थंडर्ड, उसने गरजते हुए कहा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।